शुरुआत होगी बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश में चुनाव लगातार हो रहे हैं और चुनावी नतीजों में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब तक के नतीजों में बीएनपी के खाते में 211 सीट आ चुकी हैं। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 70 सीट, तो अन्य के पास सिर्फ 18 सीटें आई हैं। यानी बांग्लादेश में इस बार बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के लिए चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं। बांग्लादेश के चुनावी नतीजों पर पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई संदेश भी भेजा है। तो देखिए, लगातार नतीजे सामने आ रहे हैं और अब तक के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें बीएनपी को सबसे ज्यादा बहुमत यहां पर मिली है। हालांकि अभी तक आधिकारिक ऐलान का इंतजार यहां पर करना होगा, लेकिन बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, खालिदा जिया का हाल ही में निधन हुआ था, उसके बाद उनके बेटे लगातार सत्ता संभाल रहे थे और अब अगर वो जीतते हैं तो तारिक रहमान ही अगले प्रधानमंत्री बांग्लादेश के होंगे और ऐसा 35 साल बाद होगा जब बांग्लादेश को कोई पुरुष प्रधानमंत्री भी यहां पर मिलेगा। इसके अलावा 17 से 18 साल बाद बीएनपी सत्ता में वापस आएगी। एक लंबे अरसे के बाद बीएनपी सत्ता का रुख वापस अपने हाथ में लेती हुई यहां पर नजर आ रही है और ऐसे में सवाल उठ रहे थे कि आखिर जो हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश में हैं वो किसका साथ दे रहे हैं, क्या उनके पास विकल्प है? दो बड़ी पार्टियां हैं, बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात ए इस्लामी। अब इनमें से कौन सी पार्टी को हिंदू अल्पसंख्यक चुन रहे हैं? तो वहां से जो खबरें लगभग सामने आ रही हैं उससे अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हिंदू ने भी, जो हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश में है, उन्होंने भी बीएनपी का साथ यहां पर दिया है, क्योंकि तारिक रहमान लंदन से वापस लौटे हैं और उनका ये साफ कहना था कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी के दबाव में नहीं आएंगे और इसीलिए शायद हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश के उनको देख रहे हैं। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा और उन्होंने लिखा कि बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बीएनपी को निर्णायक जीत दिलाने पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। ये जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं। उन्होंने भी तारिक रहमान को यहां पर बधाई दी और इसके अलावा पीएम मोदी के बधाई संदेश पर बीएनपी ने शुक्रिया भी कहा। बीएनपी चुनाव समन्वय समिति के प्रमुख नजरुल इस्लाम खान ने कहा, हमें विश्वास है कि तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। ये उनके ट्वीट का रिप्लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही तारिक रहमान को यहां पर बधाई दी थी। Thank you. We also on behalf of our party thank him. And we believe that under the leadership of our leader, Mr. Tariq Rahman, the relation between these two countries and the people of these two countries will be strengthened. और देखिए, वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने तारिक रहमान को बधाई दी है और लिखा, कांग्रेस की तरफ से मैं तारिक रहमान और बीएनपी को बांग्लादेश संसदीय चुनाव जीतने पर बधाई देता हूं। भारत और बांग्लादेश इतिहास, भाषा, संस्कृति और अन्य कई समानताओं के गहरे बंधन साझा करते हैं। एक लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश का हमारे क्षेत्र की स्थिरता और शांति के लिए सभी भारतीयों की तरफ से हमेशा समर्थन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है जो इस वक्त हमने आपको दिखाया। उन्होंने भी तारिक रहमान को यहां पर बधाई दी, क्योंकि तारिक रहमान ही अभी अगले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यहां पर बनेंगे। और देखिए, बांग्लादेश में विपक्षी दल जमात ए इस्लामी ने हार स्वीकार की। जमात ए इस्लामी का कहना है कि सकारात्मक, शांतिपूर्ण माहौल में मतदान करने के लिए आभार। जमात ए इस्लामी आगे ये भी कहती है कि चुनाव परिणामों से संतुष्ट नहीं है, न्याय के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो देखिए, जमात इस्लामी ने अपनी हार यहां पर स्वीकार कर ली है और आपको बता दें 11 दलों के साथ गठबंधन जमात इस्लामी ने बांग्लादेश में किया था और कोशिश यही थी कि वो जीते, सत्ता में वापस आए, क्योंकि ये ऐसा चुनाव है जब इस चुनाव में शेख हसीना की अवामी लीग भी चुनाव नहीं लड़ रही है और इसीलिए चुनाव बेहद खास भी इस वक्त माने जा रहे थे। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दीपक वोरा जी हैं, पूर्व राजदूत हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा जी हैं, इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञ भी वो हैं, मेजर जनरल AK सिवाच जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत यहाँ पर। दीपक वोरा जी, क्योंकि आप पूर्व राजदूत भी यहाँ पर रहे हैं और देखिए, जितने भी राजनीतिक संबंध है ना, वो देश कोशिश करते हैं कि एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मजबूत हो। अब आ गए हैं तारिक रहमान, जो लंदन में इतने सालों तक रहे, लेकिन देश की जनता ने उनको वहां पर चुना जरूर, लेकिन भारत के लिहाज से आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो रिश्तों को मजबूत कर पाएंगे? धन्यवाद अभय कि आपने मौका दिया आपके शानदार चैनल पर आने का। दो जनरल साहब को आप बुलाती हैं, एक राज नॉट
दो राजदूत तो कम से कम रखा करिए ताकि हम इनका मुकाबला कर सके। मेरे मित्र हैं दोनों, बहुत इज्जत करता हूँ। अब सबसे पहली चीज है, मैं तो कई बार वहां पर गया हूँ। ये कौन है? ये तारिक रहमान जो जीत के आए इलेक्शन। मैं बताता हूँ, ये मेजर उस टाइम पे होते थे जी.आर. रहमान, जिन्होंने बंगबंधु को मारा था। वो पहले पाकिस्तानी आर्मी के 65 की लड़ाई में बहुत उनको पुरस्कार इनाम मिले थे, लेकिन 71 में वो फिर दौड़ के आ गए थे बांग्लादेश की तरफ, शेख मुजीबुर रहमान की तरफ। और फिर कुछ सालों के बाद उन्होंने ही कत्ल किया था शेख मुजीबुर रहमान। जितने साथ इनके थे जिन्होंने मिलकर कत्ल किया था, उन सबको भी मार दिया। फिर ये राष्ट्रपति बने और प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस एरिया, उस बैकग्राउंड से ये लड़का आता है। और इसने, जब इसकी माँ प्राइम मिनिस्टर थी, वो भारत के प्रति इसके बड़े अच्छे विचार नहीं थे। अब बदल गया है कि नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज ये समझ गया है और इसकी पार्टी समझ गई है, और ये भारत की कूटनीतिक जीत है कि भारत से पंगा लोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। मेम साहब, बेटा, मैंने जितने भी देशों में काम किया, इस्लामिक देशों में, मैंने एक देखा है कि जहां पे रेडिकल इस्लाम आता है, वहां की आर्थिक व्यवस्था ठप हो जाती है। जिहादिस्तान में आपने देखा है, सोमालिया में रहा हूं, देखा, सूडान में मैंने ये देखा है, जहां जहां हार्डकोर इस्लाम आएगा, लीबिया में हम देख रहे हैं, वहां इकोनॉमिक डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, एक पैसा नहीं आएगा पूंजी निवेश का। तो ये मॉडरेट व्यू रखेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि मैं कुछ और कर नहीं सकता, मुझे मॉडरेट रखना पड़ेगा, नहीं तो सारी दुनिया मुझ पर थूकेगी। दिस टू माय माइंड सबसे बड़ी चीज ये है कि दुनिया की जो सिचुएशन है इस समय, वो इसको कंपेल करेगी कि भारत के साथ संबंध है। फाइनली 52 नदियां हैं बांग्लादेश की, उनको बहुत जरूरत है, वो शुरुआत उनकी भारत में होती है। और फिर गंगा वाटर ट्रीटी का तो आपको पता ही है, इस साल के आखिर में उसका जो होगा रिन्यूअल होने वाला है। तो जो लोग कहते हैं वो चीन के पास जाएगा, इसके पास, किसी के पास नहीं वो जाएगा, कोई नहीं वहां पर आएगा। क्या मिलता है उनको वहां आने से? अब मुझे लगता है कि उनको शायद समझ आएगी कि भारत के साथ अगर हम संबंध बिगाड़ेंगे, हमारे वो। जी, जनरल के सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल के सिन्हा जी, आप कितना तारुफ रखते हैं उनकी बातों से, और साथ साथ ये भी बताइए इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं? लंदन से एक व्यक्ति आता है, हालांकि उनका जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो अपने आप में बहुत बड़ा है तारिक रहमान का यहाँ पर, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की जनता उनको चुन रही है। सवाल ये भी उठ रहे थे, जो अल्पसंख्यक वहां हिंदू अल्पसंख्यक है, वो किसको चुनेंगे? अभी जो मोटी मोटी खबरें हैं वो यही है कि उनका जो झुकाव है वो बीएनपी की तरफ ही यहाँ पर है। लेकिन इससे पहले, जैसा दीपक वोरा जी कह रहे थे, लेकिन कितना झुकाव इनका भारत की ओर रहेगा उसमें थोड़ा असमंजस है। आपको क्या लगता है, क्या ये कुछ करेंगे? जो दोस्ती यहां बिखरी थी इस दौरान, इन 2 वर्षों में, क्या उसको मजबूत कर पाएंगे? शिवानी, जय हिंद। देखिए, दीपक वोरा साहब ने आकलन किया है, मैं थोड़ा उसी की आगे बढ़ाता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ी, भारत के लिए बहुत बड़ी रिलीफ है, स्ट्रैटेजिक रिलीफ है। हमने फिंगर क्रॉस कर रखा था, और मैं ये मुबारकबाद देता हूं, बांग्लादेश के 18 करोड़ लोग हैं, और खास करके 1 करोड़ 30 लाख हिंदूज हैं। सबको ये लग रहा था कि कहीं ये हंग होगा या जमात आगे ना निकल जाए। एक बहुत बड़ी डिफीट दी है वहां के लोगों ने, और खास करके जेनजी हैं, और जो इस्लामिक कट्टरता को अपनाए थे यंग स्टूडेंट्स, उनको डिफीट। यदि देखिए, ऑप्शंस नहीं रहा ना, जो उन्होंने वहां पर आकर के यूनुस साहब ने किया, और डीप स्टेट्स ने नहीं किया इसको। ये चेंज ऑफ रिजीम जो आप देख रही थी 2024 के अंदर में, वो चेंज ऑफ रिजीम डीप स्टेट का गेम था, चाहे उसमें सेंट मार्टिन आइलैंड हो, या इसका मसला हो, या चाइना का। तो जो चीजें थी वहां के लोगों ने इसको किया है डिफीट। क्योंकि ये मैं मानता हूं, जब आपके पास ऑप्शंस एक ही हो, बीएनपी क्या करेगी, किस करबट बैठेगी? मेरे ख्याल से करबट तो बैठेगी भारत के ही पक्ष में, क्योंकि इसको करना पड़ेगा रीसेटिंग, और उनको शायद ये समझ में आई है। अभी हमें ये देखना पड़ेगा। मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूं, बहुत बड़ी रिलीफ है। उन्होंने मांगा था कि आप भेजिए हमारे ऑब्जर्वर को, हमने नहीं भेजा वहां इलेक्शन ऑब्जर्वर। हमारे प्रधानमंत्री की ट्वीट को देखे, हमने उनको मुबारकबाद दी है, क्योंकि ऑप्शन यही है। और ऐसा नहीं, बीएनपी से बहुत उम्मीद है, यंग है ही, ऐसा नहीं है कि वो टोटल रेडिकलाइज्ड है, मेरा यह नहीं मानना है। और ये जो जियाउर रहमान इस फैमिली को बिलोंग करती थी, खालिदा जिया और शेख हसीना के अंदर में तो है ही है, मगर शेख हसीना आज के दिन में भले ही भारत में हो, मगर उनका पैट अभी भी है। सारे हिंदुओं ने, यदि एक मत से, मेरे ख्याल से ज्यादा वोट इनका पड़ा है बीएनपी को, क्योंकि ऑप्शन वही है। और मेरे ख्याल से निकाल लाएगा भारत। एक किस्ती कहीं ना कहीं बिखर गई थी, जा रही थी, जो जब वो कहते थे यूनुस इज अ फैक्टर,
और यूनुस को आपको देख, एक रेफरेंडम कराया है, ये रिजल्ट उसका भी आएगा। यूनुस ने एक रेफरेंडम कराया वहां पर, इसी के साथ साथ में उसका रिजल्ट आपको बता देगा कि किस ओर बांग्लादेश बैठ रहा है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा बांग्लादेश की व्यवस्था को चेंज कर देना। यदि रेफरेंडम में वो डिफीट होते हैं, यदि तो वो एक करारी जवाब है वहां के लोगों की, उनके ऊपर में। तो थोड़ा सा हमें और सब्र करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, डीपली हमको देखना पड़ेगा। मगर जिस तरह से अमेरिका वहां पर आना चाहता है, अमेरिका वहां पर केवल आर्म्स के लिए आना चाहता है, सेंट मार्टिन आइलैंड में आना चाहता है, वो इंडो पैसिफिक में बांग्लादेश के थ्रू आना चाहता है, तो वो भारत के लिए बहुत बड़ा ये नहीं है कि हमारे लिए कोई बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। चाइना से तो बेटर ही होगा, मगर हमें इन मल्टी इसको कहते हैं ना, स्ट्रैटेजिक ये जो आयाम होते हैं, उसमें हर एक चीज की एक एक चीजों को परख करके और बीच का रास्ता लेकर के निकलना पड़ेगा।